जिज्ञासा दीदी, हमें जानना है कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है, ये कैसे होती है, लेकिन जीवन क्रियाएं क्या है और इस कोशिका ऐसे कैसे कर पाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है ज्ञान अपनी दीदी से कि भाई कोशिका को हम जीवन की मूलभूत इकाई बोल रहे हैं, तो ये जीवन की बाकी सब क्रियाएं कैसे कर पाते हैं। तो इसमें हमें कोशिका के बारे में जानना चाहिए, तभी हम इस चीज को बता पाएंगे। तो जिज्ञासा दीदी कहती है कि इसके अंदर कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, और जैसे कि वृद्धि, उत्सर्जन, भोजन, ये सब क्रियाएं जो किसी भी जीव में हो रही हैं, इन सब क्रियाकलापों को करने में कोशिकाएं जो है मदद करती हैं। और जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान भी होता है, तो उसको विशिष्ट घटकों के द्वारा वो कार्य होता है। तो ये सब कार्य जितने भी हैं, ये सब कोशिका जो है कर रही है। और कोशिका के अंदर भी कुछ जो है कोशिकांग होते हैं, जैसे प्लाज्मा झिल्ली है, केंद्रक है, कोशिका द्रव है, ये उसमें मदद करते हैं। वैसे ये जो तीन चीजें हैं, ये किसी भी कोशिका के तीन मेन बिंदु हैं। आप नीचे जो है एक इसमें जंतु कोशिका का एक चित्र दिखा रखा है। इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग कोशिकांग दिए गए हैं, गोल्जी ऑपरेटर, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब जो है आपके एक, आपने जो दो तरह की कोशिकाएं पढ़ी थी, यूकैरियोटिक कोशिका जो है जंतु यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, और उसका ही एक चित्र है जिसमें आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। पादप और जंतु कोशिका में एक ही अंतर होता है, सिर्फ कोशिका भित्ति का, बाकी सभी चीजें उसके अंदर भी होती है और इसके अंदर भी होती है। इसमें एक जो है स्थिर केंद्रक होता है, ये भी हम इसमें देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब ये बताइए कि वो ज्ञान अपनी दीदी से पूछता है कि कोशिका झिल्ली क्या होती है और इसका कोशिका में क्या कार्य होता है। कि सबसे मेन चीज जो है, जो बाहर की जो परत होती है, जैसे हमारी त्वचा है, उसी तरह से कोई भी चीज बाहर से अंदर ना जा सके और अंदर से जो जरूरी चीजें हैं वो बाहर ना आए, इन सब चीजों के आदान प्रदान के लिए कोशिका में भी एक परत होती है, बाहरी परत, जिसको कि हम जो है कोशिका झिल्ली और या वर्णात्मक पराग में झिल्ली कहते हैं। इसको वर्णात्मक पराग में झिल्ली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जरूरी पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, इन सब का विसरण और परासरण प्रक्रिया से अंदर और बाहर आने जाने के लिए जो है ये सांद्रता और कम सांद्रता की ओर जो है जाता है। तो असल में जो है विसरण क्या होता है, जब किसी जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ कोई चीज जा रही है वर्णात्मक पराग में झिल्ली के द्वारा, तो उसको विसरण कहते हैं। नीचे आप कोशिका जो है उसका एक प्रारूप देख सकते हो। कोशिका के अंदर जो है दो लेयर होती है, एक ऊपर लेयर है, एक नीचे लेयर है, और इन दोनों लेयर्स में जो आपके कोशिका झिल्ली है, ये फॉस्फोलिपिड द्विलेयर कहा जाता है। इसके अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं और इन प्रोटीन की सहायता से ही कोई भी पदार्थ इन आंतरिक प्रोटीन से बने छिद्रों के द्वारा अंदर और बाहर की ओर आता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरह से अंदर और बाहर जो है विसरण हो रहा है आंतरिक प्रोटीन छिद्रों के द्वारा। और इसको जो है वर्णात्मक झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये केवल जरूरी पदार्थों को ही कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने के लिए देती है। अब देखिए कि किस तरह से परासरण जो है होता है। इसमें परासरण जो आप देखोगे तो परासरण जो है जब हो रहा है तो उसके तीन चीजें हैं, अल्प परासरण दाबी, समपरासरी और अतिपरासरी। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि नीचे तीन चित्र दिखा रखे हैं, ये एक्टिविटी आप घर पे भी करके देख सकते हैं, किशमिश के साथ में या राजमा के दानों के साथ में। अल्प परासरी दाबी में क्या होता है कि विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज्यादा जल कोशिका फूलने लगती है। अब इसमें क्या किया हमने, आपने देखा होगा कि किशमिश या राजमा वगैरह को जब हम पानी में डाल के रख देते हैं तो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि कोशिका के बाहर जो है अधिक जो है पानी है और कोशिका के अंदर कम पानी है, जिसके कारण से पानी जो है उसके अंदर चला जाता है। तो ये अल्प शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जो भी पदार्थ आप डालोगे उसके लिए, ना कि पानी के लिए। तो अल्प परासरी दाब मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाना, ठीक है। समपरासरी जब दोनों तरफ बराबर होगा, कोशिका के अंदर भी जल की मात्रा उतनी होगी और बाहर भी उतनी होगी, तो उससे जो है बराबर रहेगा। तीसरा है अति परासरी। अति परासरी के अंदर क्या होता है कि हमने नमक के घोल के अंदर जो है आपने कोई भी चीज डाल दी जो पहले से फूली हुई थी, जैसे किशमिश फूली हुई थी या राजमा के दाना ज्यादा फूल गए, तो उसको हल्के से नमक के पानी में डालने से क्या होगा कि उनके अंदर जो अधिक पानी जो चला गया वो निकल आएगा और वो सिकुड़ जाएंगे। तो इसको कहा जाता है अति परासरण दाबी। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, अल्प, सम और अति। अब जो है अगला है हमारा कि
पादप कोशिका में जीवद्रव कुंचन क्या होता है? जीवद्रव कुंचन का मतलब क्या होता है कि जब प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है, ये मैंने बताया था आपको पादप में क्या होता है कि इसमें जो है प्लाज्मा झिल्ली तो बाहरी परत है, लेकिन पादप के अंदर जो बाहर की जो उसकी कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वो जब सिकुड़ जाती है तो उसको हम कहते हैं जीवद्रव कुंचन। आप देख रहे हो इसके अंदर ये एक जो है हेल्दी पादप कोशिका है, इसमें धीरे धीरे जो है वो सिकुड़ना शुरू कर रही है, तो वो कोशिका भित्ति को छोड़ रही है और ये पूरी तरह से वो संकुचित हो गई, तो इसको जो है जीवद्रव कुंचन कहा जाता है। अब हमारा प्रश्न उत्तर, कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है, क्योंकि वो जो है सभी पदार्थों का जो है बाहरी पदार्थों का और अंदर से बाहर पदार्थों का आदान प्रदान को देखती है। बहुत ही आसान प्रश्न है। जीवद्रव कुंचन का चित्र अभी हमने पढ़ा था, ये वाला आप कर सकते हो। उसके बाद कोशिका कौन सा भाग पराग में होता है? कोशिका झिल्ली जो है कोशिका का भाग है जो पराग में होता है। और चौथा प्रश्न है किशमिश और लाल रक्त कोशिकाओं को अल्पराशनदाबी विलयन में रखने से उनमें क्या बदलाव होंगे? अब अल्पराशनदाब में लिखोगे